दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त हृदय। इस टाइम पे वीडियो फ्रेम में हमारे साथ आपको जो चेहरा दिख रहा है, कमांडर सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और कमांडर से भिवानी के कमांडर बनने की फिराक में हैं और बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया है। और जानते हैं कि कैसा इनका प्रचार अभियान चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और प्रथम गूंज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने इतना मुकाम हासिल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कमांडर साहब, चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, आपको अच्छे से पता है और सारी पार्टियों ने कमर कस भी ली है। आपके पड़ोस में ही उद्घाटन हुआ है कल दान सिंह के कार्यालय का और बीजेपी ने पहले से ही अपने जो कैंडिडेट हैं वो उतारे हुए हैं मैदान में। आप थोड़ा लेट जरूर हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किन मुख्य मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? आप पहले ये सोचिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जनता के जो वर्तमान के लोगों ने नहीं किए। क्या मुद्दे थे वो, आप बताइए। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का मुद्दा जी। आज हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है सर। आप देखिए, युवाओं की हालात देखिए सर। जो आप बोलते हैं कि आपने बिना पर्चा खर्चा लिए आपने नौकरियां लगाई हैं, अच्छी बात है, आपने नौकरियां लगाई हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। ये तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है करना। मगर एक बात बताइए, आपने तो अच्छा काम करने की कोशिश की। आज ग्रुप डी की नौकरी में एक पीएचडी वाला बच्चा या एमएससी वाला बच्चा या 90% 95% लाने वाला बच्चा मेरिट में आता है और वो उसको नौकरी मिलती है। क्या वो उस नौकरी को अपनी उस नौकरी में भूमिका निभा पाएगा ढंग से? नहीं निभा पाएगा। जी जी। तो ये चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं। देवीलाल को लेके लोग वोट मांग रहे हैं, देवीलाल की नीतियों को बताकर। कोई अपने अपने बंसीलाल के नाम पे कोई वोट मांग रहे हैं। आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? मैं जनता के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैं हर वोटर के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैं हर इंसान के के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। आप लोग सिर्फ एक दो घरानों पे क्यों जाते हैं साहब? उन्होंने अपने टाइम में अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी बात है, उनको उसकी विख्याति मिली, उनका जो उन्होंने मेहनत की, जो अच्छे काम किए, उसके लिए उनको उनका फल मिल गया। मगर आज के टाइम में देखिए, आज के टाइम में क्या वो चीज़ें हो रही हैं जो होनी चाहिए? जी जी। हम लोग क्या करते हैं कि आंकड़ों में खेलना शुरू कर देते हैं, जी इतने आंकड़े हैं, इतनी वो हैं, इतनी वो। मगर आज आप धरातल पे उतर के देखिए, क्या वो सारी चीज़ें धरातल पे हैं आज की तारीख में? हम पूर्व की बात करते हैं, पूर्व में ये हो गया। पूर्व में तो साहब भिवानी में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी और इतने बड़े बड़े उद्योग थे, कहाँ है वो? गायब हो गई। और यही एक मेन रीज़न है कि हमारे बच्चों को नौकरियां यहाँ नहीं मिल पाती। नौकरी है ही नहीं तो मिलेंगी कहाँ? सरकारी नौकरी तो सिर्फ 2% है और उससे ज़्यादा नौकरी कहाँ मिलेगी बताओ? तो आपको उद्योगों पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों ने उद्योग भगा दिए यहाँ से, गए नहीं थे तो भाग गए, क्योंकि उन कुछ कारण थे जो मीडिया के सामने बोलना ठीक नहीं। कमांडर साहब, आप लंबे टाइम तक आप भाजपा में रहे, उसके बाद अचानक से क्या नज़र आया आपको बीजेपी में, क्या बसपा में आ गए? मेरा मेन रीज़न बीजेपी छोड़ने का ये था कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अच्छी पार्टी है, ठीक है, मगर वहाँ पे एक मान सम्मान नहीं मिलता सर। और स्पेशली मेरे जैसे फौजी को तो बहुत प्रॉब्लम होती है जब मान सम्मान नहीं मिले। लेकिन बीजेपी तो दावा ही फौजियों का सच्चा हितैषी होने का दावा करती है कि शहीदों के लिए हमने ये कर दिया, सैनिकों के लिए तो हम स्पेशली एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खामी नज़र आई आपको? कैसे आप डिफाइन करेंगे इस चीज़ को? आप देश के लिए करते हो, अपने फौजियों के लिए नहीं किया। अच्छा। अपने देश के लिए किया, अच्छी बात है, देशभक्ति की होनी चाहिए हर आदमी। मैं भी एक फौजी हूँ, मेरे अंदर भी देशभक्ति की भावना है। मगर आप बताइए फौजियों के लिए क्या किया? आप शुरू करिए पहले संसद से, फिर नीचे आइए विधानसभाओं में। पूरे हिंदुस्तान में आप ये बताइए कितनी विधानसभाओं में कितने परसेंटेज आपके अपने फौजियों को मेन स्ट्रीम में लेके आए हो? राजनीति की बात करते हो, राजनीति भी एक प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, उसको अगर अच्छी तरह करोगे तो अच्छी चीज़ें निकलेंगी बाहर। कितने फौजियों को लेके आए बताइए? भिवानी की जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या किया है आपने, क्या खासियत है? भिवानी की जनता
पुराने लोगों को वोट क्यों दे रही है? हम्म, पिछले 15 साल से सेम आदमी को आप वोट दे दे के जिताते आ रहे हो। जी। आप मुझे ये बताइए कि क्या उन्हीं दो पार्टी, वही दो चेहरे अप एंड डाउन हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं और लोग उन्हीं को चुन लेते हैं? क्या कारण था? क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। जी आज विकल्प के तौर पे बहुजन समाज पार्टी आई है और अच्छा कर रही है। जी। तो कमांडर जी, कोई स्टार प्रचारक के तौर पे आपके अभियान में कोई शामिल होंगे, जैसे मायावती वगैरह है, जो भी आपके बड़े लीडर्स हैं, कोई अभिनेता? हमारी माननीय बहन जी मायावती जी की रैली होगी हम्म, और बाकी भी बहुजन समाज पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं सारे पहुंचेंगे वहाँ पे। और एक और चीज़ बताता हूँ साहब, हम्म, आप हमेशा बड़े नेता स्टार प्रचारकों की बात करते हैं, क्यों? आप ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की बात करिए, आम आदमी की बात करिए जो ज़मीनी स्तर पर एक कार्यकर्ता है। अरे मेरा मानिए तो मेरे स्टार प्रचारक तो वही है। बिल्कुल। मेरा हर वोटर, बसपा का हर वर्कर एक मजबूत स्टार प्रचारक है। हम्म, इस पार्टी को बड़े स्टार प्रचारकों की ज़रूरत नहीं है। हम्म, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम्म, धरातल पर चलने वाले आदमी हैं। हम गाड़ी घोड़ा बड़ी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हम्म, तो ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ में विश्वास रखते हैं जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, और वो है हाथी। जी जी। चुनावी जंग में जो आपके सामने जितने भी पहलवान हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, सबके अपने अपने दावे हैं कि हम इतने मार्जिन से जीत रहे हैं, हम इतने से जीत रहे हैं। तो कमांडर जी का क्या दावा है, कितने से लगभग जीत मानी जाए? क्या देख रहे हैं आप अपना भविष्य? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि कितने मार्जिन से आप जीत रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ बताता हूँ कि भगवान तथास्तु बोलता है सिर्फ, जी तथास्तु होना चाहिए। जी। रही बात कितने मार्जिन से, वक्त आएगा हम आपको बताएंगे। जीत सुनिश्चित है, कोई डाउट नहीं है। लोग बड़े बड़े आकलन कर रहे हैं, ये हो गया, भीड़ दिखाते हैं, वक्त आने दो साहब, टाइम बताएगा। कुछ समीकरणों को आप लोग छुपा रहे हैं, मैं भी नहीं बताऊंगा, सोचिए। कुछ समीकरण आप लोग जानबूझ के छुपाते हो, छुपाइए। तो मगर आएंगे। वोटिंग से पहले कमांडर भी अपनी कहीं शक्ति दिखा पाएंगे, या कहीं कोई ऐसी जनसभा होगी जिसमें मतलब आपके साथ का जो वोट बैंक है वो दिखे? आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके, बार बार से लोगों को बुला के, पैसे दे के भीड़ इकट्ठी करके, क्या वो जनसभाएं होती हैं? किन की बात कर रहे हो आप, कौन बुलाने हैं? नहीं, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये भारी संख्या में भीड़ है भाई। कहीं कोई रोहतक से आ गया, कहीं कोई कहीं से आ गया, तो मेरे ख्याल से वही शायद आपके वहीं से रोहतक से वोट डाल सकते हैं। पोस्टल बैलेट से वोट डालते हैं कि वो आपके शायद। चलिए, एक क्वेश्चन बनता है, रावदान सिंह यहाँ से कांग्रेस ने उतारे हैं उनको मैदान में, और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने ये बात बोली कि जैसा साथ उन्होंने दिया था वैसा ही हम भी देंगे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आपको? भाई मैं तो सारी पार्टियों का साथ दूंगा, ठीक है। मेरे को तो, मैं सारी पार्टियों का साथ दूंगा, मगर मेरे वर्कर, मेरे वोटर और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब मेरे दिल के करीब हैं, वो मेरा साथ देंगे। अच्छा, जवाब देने का तरीका आप समझ रहे होंगे। जैसे किरण चौधरी ने एक सस्पेंस छोड़ा, शायद बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, भिवानी की जनता अगर आपको ये मौका देती है, ये खिताब आपके सर पे होता है, आप अगर बन पाते हैं MP, तो कोई प्राथमिकता के तौर पे जो काम आपने सोचे हों, क्या प्राथमिकता के? साहब, मेरी 3-4 फील्डों में प्रायोरिटी होगी। सबसे पहली फील्ड रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को रोज़गार दे सकूं जी। और वो रोज़गार मैं तभी दे पाऊंगा कि मैं कहीं ना कहीं से किसी के हाथ पैर जोड़ के यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लाऊं। कोई एक आध बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो 5-7-10 हज़ार बच्चों को नौकरी लगेगी। सबसे पहला तो वो। दूसरी समस्या जो मेन समस्या है वो है पानी की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ साहब। ये मेरे इधर 12 गांव हैं, इस साइड कोंट, उमरावत, धारड़ू, सांगा, ये जो एरिया है, इन गांवों में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल माइन्यूट प्रॉब्लम है कि एक लेवल ठीक नहीं है और जो भी उनकी टेक्निकल चीज़ें हैं, और इसी कारणवश आज तक ये एरिया पानी से वंचित रह चुका है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और पता किया कि भाई इसमें क्या लगना है क्या नहीं लगना। तो मुझे बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए लगेंगे
और सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मुझे इस चीज़ पे ताज्जुब होता है और समझ नहीं आता कि क्या हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए बाकी चीज़ों पे खर्च कर देती है, बार बार सड़कें खुदवाती है और बनवाती है, उन चीज़ों पे खर्च कर देती है, मगर एक 5-6 करोड़ रुपए का अगर दोगे, इसको ठीक करा दोगे, तो ये तो सिस्टम ही पूरा उठ जाएगा साहब। इससे बड़ी और क्या सेवा होगी जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है पानी की समस्या इन इस एरिया में, पीने के पानी की। साहब बाद में हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे, पहले तो पीने के पानी की समस्या सबसे अहम मुद्दा है। अभी भिवानी शहर का भी बुरा हाल है इसी मामले में। फिर तीसरी बात है सीवरेज जी। ज़्यादा खर्चा नहीं होना साहब, यहाँ तो कई लोग 300-400 करोड़ का गबन करके चले आते हैं। 100-200 करोड़ रुपए इस सीवरेज के लिए लगने हैं। पुरानी सीवरेज लगी है, पता नहीं 50-60-70 साल पुरानी सीवरेज लगी हुई है, उसको चेंज करना है, करवा दो साहब। एक प्रोजेक्ट बनाइए, टेक्निकल टीम से डिस्कस करिए, वो आपको एक अच्छा सिस्टम बना के देंगे, उसमें लगाइए, कुछ नहीं खर्चा होना साहब जी जी। तो ये, और फिर एक मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ होती है, हम सीधा या तो गुड़गांव भागते हैं या फिर हिसार भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत कमज़ोर है भिवानी में। और भिवानी महेंद्रगढ़ पूरा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें बहुत कमज़ोर है हमारी मेडिकल की फैसिलिटी। अभी ये आ रहे हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेडिकल सिर्फ एक दीवार बनाने से काम नहीं चलता, आपको वहाँ पे अच्छे डॉक्टर देने पड़ेंगे, अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और अच्छे डॉक्टर दोगे तब जाके लोगों की परेशानियाँ कम होंगी। सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करके इक्विपमेंट रखने से काम नहीं चलेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो नारा दिया हुआ है 400 पार का, तो आपकी तरफ से क्या नारा मानना चाहिए? आप कितने पार करवा रहे हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं विश्वासघाती नहीं हूँ साहब, और न ही गद्दार हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं सिर्फ देश की बात करता हूँ। कोई भी पार्टी, जो पार्टी देश की बात करेगी, देश के हित में बात करेगी, फौजी रह चुका हूँ, मैं हमेशा साथ रहूँगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे रहेगा सर जी। हम राम को लाए हैं, इस तरह का नारा शायद आपने सुना होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हम मोदी को बनाएंगे। तो वो आप एक ब्राह्मण होने के नाते तो इतना बड़ा काम मोदी जी ने कर दिया, इस पे आपकी क्या? बहुत अच्छी बात है साहब। सनातन धर्म की प्रकाष्ठा के लिए ऐसे काम होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग मिलकर सुबह से उठ के राम राम करते हैं, बिल्कुल, बस ठीक है, हो गया। यही श्रद्धा है। ये सारी चीज़ें, मंदिर मस्जिद, ये सब चीज़ें, ये श्रद्धा की चीज़ें और विश्वास की चीज़ें हैं। अगर हम विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं उनमें, तभी तो हम सुबह उठ के राम राम करते हैं। और बस ये श्रद्धा से ही चलती हैं। आप कितने मंदिर बनवा दो, कितने मस्जिद बनवा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर श्रद्धा राम में है तो वो बहुत महान चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, मुद्दा कुछ भी उठा लो साहब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपने ज़मीन पे क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो मैटर करता है। संविधान को लेके एक सवाल खड़ा कर रहे हैं मोदी जी पे कि अगर दोबारा से ये पार्टी आती है सत्ता में तो संविधान को खतरा हो जाएगा। इस तरह का डर क्यों लगता है आप लोगों को? नहीं साहब, संविधान का खतरा किसी को नहीं लगता। संविधान जो हमारे माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, उसमें सारी चीज़ें समा जाती हैं जी। आप उसको 2+3=5 करो या 3+2=5 करो, बात बराबर है। वो सिर्फ एक सोच है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बात घूम फिर के बराबर है। तो संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। ये सब बनावटी बातें हैं, जो संविधान की चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर बदलनी चाहिए हमारे को, क्योंकि आज मैं आपसे बड़े दिल से और खुल के बात कर रहा हूँ जी। अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें हमारे ऊपर थोप गए हैं और जो उनकी परंपरा है, वो चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। हाँ, तो मोदी जी बदल तो रहे हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए, काफ़ी गांव के नाम बदल दिए, जो मुगलों के नाम पे थे या अंग्रेज साहब,
नाम मत बदलिए, नाम तो बदल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े बड़ी चीज़ें बात करते हैं, नाम बदल दीजिए। आप किसी होटल में जाते हैं, मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक होटल में जाते हैं तो आपकी मेन प्लेट रखी होती है, उसके लेफ्ट साइड में एक छोटी प्लेट रखी होती है। वो किस लिए होती है? रोटी के लिए होती है ना वो छोटी प्लेट। हाँ, अगर आप रोटी ऐसे तोड़ के ऐसे लेंगे तो वो इसमें भरती है। ये अंग्रेजों के बनाए हुए ब्रेड खाते थे ऐसे करके। आप एक प्लेट को उठा के इस साइड नहीं खा सकते साहब 70-75 साल में। जी जी। हमारे हिंदुस्तानी खाने में, भोजन में एक ही थाली में सब कुछ होता है। और अगर साइड प्लेट भी रखना चाहते हैं तो उसका राइट भी रखिए, ताकि आप ऐसे उठा के ऐसे खाया जा सके। आप जब एक प्लेट को उठा के यहाँ नहीं बदल पाए, वो सोच नहीं बदल पाए, तो आप कौन सी सोच की बात कर रहे हो? ये सब बनावटी चीज़ें हैं, दिखावा है। अगर बदलना है तो बेसिक चीज़ों को बदलिए। जो अंग्रेज हमारे पास ये प्लेट लेफ़्ट साइड में छोड़ गए, रोटी वाली प्लेट लेफ़्ट साइड में छोड़ोगे तो वो आपकी इसमें जाएगी जाएगी। आप एक प्लेट नहीं बदल सके साहब, इसको तो बदल दीजिए। कोई भी जो कैंडिडेट होता है दंगल में, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, वो अपने आप को विजेता मान के चलता है। डेफिनेटली विजेता आप भी अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि दूसरे नंबर का विजेता कौन है? दूसरे नंबर पे कौन आपको लगता है कि रहेगा? फौजी आदमियों साहब, लक्ष्य सिर्फ अपना ही दिखाई देता है और एक दिखाई देता है, दूसरे के टारगेट के ऊपर कभी हम देखते नहीं हैं। हम जब फौज में हैं और टारगेट लगे होते हैं 3-4 टारगेट, तो हम सिर्फ अपने ही टारगेट पे देख के उसके ऊपर एम करते हैं, दूसरे के टारगेट पे नहीं देखते कि उसका कितना रहा, क्या रहा। नहीं, मेरे बारे में बात करिए सर, अपने टारगेट के बारे में बोले, मैं जीत रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपके वोटर भी हैं, तो कुछ ऐसे संदेश जो आप देना चाहें, कोई ऐसी बात जो आप उनकी तरफ डिलीवर करना चाहें? मैं कमांडर सुनील शर्मा हाथ जोड़ के आप सभी वोटर्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार एक नई चीज़ सोच के तो देखिए साहब। यही पुराने लोग 15 साल 20 साल से चलते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है। एक बार ट्राई तो करके देखिए, कोशिश तो करिए। और मैं हर आदमी से फिर से ये विनती करूँगा कि बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई अच्छा काम कर सकती है। काम तो ये सारे कर रहे हैं किसी न किसी तरह, मगर अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव हो सकता है। मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के एक वोटर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सभी को ये कहूँगा कि किसी चीज़ का इंतजार मत करो। हर घर में जाओ, हर आदमी से रिक्वेस्ट करो कि आज हाथी पे सवार होना है। मैं अपने सारे ब्राह्मण भाइयों को बोलूँगा कि आपका पहली बार कैंडिडेट आया है, इतने टाइम बाद आया है, आज तक कभी नहीं आया। मैं अपने फौजी भाइयों को बोलूँगा, 36 बिरादरी के भाइयों को बोलूँगा कि फौजी भाइयों, आप तो अकेले ही सरकार बना सकते हो, अपनी प्लीज़ ताकत को पहचानिए। एक बार ताकत को पहचान के तो देखिए, एकजुट एक बार होके देखिए, और ढोल में सिर्फ एक कमांडर को वोट दे के देखिए, सारी चीज़ें का सॉल्यूशन निकल जाएगा। फौजी भाइयों, रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार ट्राई करके देखिए। तो कमांडर सुनील शर्मा जी को आपने सुना, और काफ़ी बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी, अच्छे से इन्होंने जवाब दिए। और इस वीडियो के बारे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लगातार जो लोकसभा चुनाव है उसके अपडेट आपको मिलते रहें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।